This is your lecture number 8 of Unit 3, and in this lecture we will study about the gear train of type reverted and epicyclic. That means आज हम यहाँ पे रिवर्टेड गियर ट्रेन और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है उनके बारे में स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर्टेड गियर ट्रेन आपकी एक्चुअली होती क्या है और किस तरह से आपकी रिवर्टेड गियर ट्रेन है वो डिफरेंट है आपकी सिंपल गियर ट्रेन से, सिंपल से या कंपाउंड से। तो दोनों से ही आपके रिवर्टेड गियर ट्रेन के अंदर जो डिफरेंस है वो सिंपली इतना है कि यहाँ पे इस गियर ट्रेन के अंदर आपका ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर दोनों ही गियर्स की शाफ्ट है वो सेम एक्सिस के ऊपर फिट रहती है। दैट मीन्स जो अटैचमेंट है व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर दैट इज ड्राइवर एंड द लास्ट गियर लास्ट दैट इज ड्रिवन और फॉलोवर आर को एक्सियल। तो यहाँ पे आप जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें आप इजीली देख सकते हैं, ये आपका गियर नंबर 1 है जो ड्राइवर है, ये इसके शाफ्ट है, ये आपके सेकंड गियर से कनेक्टेड है जो कि इस शाफ्ट के ऊपर दो अलग अलग गियर्स माउंटेड है। तो गियर 2 एंड गियर 3 आर एट द सेम शाफ्ट। तो गियर 3 जो कनेक्टेड है वो गियर नंबर 4 से कनेक्टेड है और गियर नंबर 4 सेम उसी एक्सिस के ऊपर है जिस एक्सिस के ऊपर आपका गियर नंबर 1 माउंटेड है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके दोनों ही गियर्स 1 और 4 दोनों जिस शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड हैं उनके शाफ्ट की एक्सिस सेम है बट डिफरेंट शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड है। तो जिस स्पीड से आपका गियर 1 रोटेट होगा उससे आपका गियर 4 रोटेट नहीं होगा। वो किसके थ्रू रोटेट होगा? वो गियर 2 और 3 के रोटेट अकॉर्डिंग, 1 के थ्रू टो होगा और 3 के अकॉर्डिंग 4 रोटेट होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें स्पीड रेशियो मिलेगा और स्पीड रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? जो हमारा सिंपल फॉर्मूला रहता है उसके लिए हमें नंबर ऑफ टीथ दैट इज T1 फॉर गियर 1, नंबर ऑफ टीथ फॉर गियर 1, R1 हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं रेडियस जो कि आपकी पिच रेडियस है, पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर 1, N1 स्पीड ऑफ गियर 1 इन RPM। एज इट इज T2, T3, T4 आपके नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे अलग अलग गियर्स के, R2, R3, R4 पिच सर्कल रेडियस हो जाएगी आपके रेस्पेक्टिव गियर्स की, एंड N2, N3, N4 स्पीड ऑफ रेस्पेक्टिव गियर्स इन RPM। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट जो गियर्स हैं उनका अरेंजमेंट आपके रिवर्टेड गियर ट्रेन्स में किस तरह से डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू कंपाउंड और सिंपल गियर ट्रेन। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे आपकी रेडियस जो है आपके शाफ्ट 1 और 2 दोनों ही जो शाफ्ट हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर्स की वो इक्विवेलेंट है ऊपर से लेके नीचे तक। तो अगर हम देखते हैं कि गियर 1 और 2 दोनों माउंट हैं और गियर 3 और 4 वो दोनों भी एक साथ माउंट हैं, तो दैट मीन्स दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 का जो सम है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? R3 प्लस R4 के। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चलता है कि आपके जो दोनों शाफ्ट थी आपके शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2, शाफ्ट 1 के ऊपर अगर आपका गियर 1 माउंट है और शाफ्ट 2 के ऊपर आपका गियर 2 माउंट है और शाफ्ट 2 के ऊपर ही गियर 3 एंड गियर 4 माउंट है। तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच की वो तो हमेशा इक्वली रहेगी। अब हो सकता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ये दोनों वेरी करें बट ओवरऑल डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी एज इट इज़। ये और ये डिस्टेंस आपकी वेरी कर सकती हैं बट टोटल डिस्टेंस हमारे आपकी सेम रहेगी। तो 1 और 2 विल बी इक्वल्स टू 3 और 4। तो एज इट इज़ R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3 प्लस R4। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो अगर हम यहाँ पे मॉड्यूल की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो मॉड्यूल के फॉर्म में अगर हम आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कि दैट मीन्स T1 प्लस T2 इक्वल्स T3 अपॉन T4। या स्पीड रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, स्पीड रेशियो हम एज इट इज़ कैलकुलेट कर सकते हैं N1 अपॉन N4 इक्वल्स T2 अपॉन T1 एंड T4 अपॉन T3। तो इन इक्वेशन से और स्पीड रेशियो से हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है उसके लिए स्पीड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं और इनके बीच में रेडियस के बीच में जो रिलेशन है कि दैट मीन्स कितनी रेडियस यहाँ पे होनी चाहिए दोनों की अलग अलग गियर्स की, तो वो रिलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, सॉरी रिवर्टेड गियर ट्रेन है। एपिसाइक्लिक अभी हम स्टडी करेंगे आगे। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में अगर हमें स्टडी करना है तो एपिसाइक्लिक में क्या होता है? एक ऐसी साइक्लिंग अरेंजमेंट जिसके अंदर आपके एक्सिस ऑफ शाफ्ट ऑन विच गियर्स आर माउंटेड में मूव रिलेटिव टू फिक्स शाफ्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके शाफ्ट की एक्सिस है वो मूव कर सकती है रिलेटिव टू फिक्स शाफ्ट, जहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी एक शाफ्ट आपकी फिक्स है।
तो एक सिंपल जो आपकी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन शो हो रही है। अब इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर आपका गियर ए माउंटेड है, गियर बी माउंटेड है, दोनों ही गियर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। गियर बी आपके दूसरी शाफ्ट से, गियर ए आपका अलग शाफ्ट से। दोनों के बीच में एक आर्म जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं आर्म सी। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे आपका अरेंजमेंट। अब इसके अंदर हम कर सकते हैं कि किसी भी एक को या तो आर्म हम फिक्स कर दें या हम गियर फिक्स कर दें। अगर हम आर्म फिक्स करते हैं तो आपका गियर बी किस पे रोटेट होगा, गियर ए के ऊपर। तो यहाँ से इसकी शाफ्ट है वो इसके साथ साथ रोटेट होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो शाफ्ट है इस फिक्स शाफ्ट के अबाउट रोटेट हो रही है। बट अगर आपकी आर्म फिक्स होगी तो दोनों ही गियर्स यहाँ पे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट है, उसमें हम कह सकते हैं कि ये अरेंजमेंट आपका कौन सा है, एपीसाइक्लिक। एपीसाइक्लिक मीन्स क्या होता है कि एपीसाइक्लिक है ये आपका दो वर्ड से बना है। एपी मीन्स अपॉन एंड साइक्लिक मीन्स अराउंड। तो दैट मीन्स ये अपॉन और राउंड में इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इस तरह की एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है, ये हमारे लिए यूजफुल है ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेज में जो कि ऑटोमोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं, या फिर आपकी हॉइस्ट में, पुली ब्रेक में, या फिर बैक गियर ऑफ लीथ के अंदर। तो इन सब में हम एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है वो आपकी दो टाइप की हो सकती हैं, ये सिंपल भी हो सकती है या फिर कंपाउंड भी हो सकती है। तो हमें एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है तो उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं, साइक्लिक, सिंपल और कंपाउंड, उन दोनों के बारे में स्टडी करना है। अब हमें इसके लिए वेलोसिटी रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के लिए। तो वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए दो सिंपल मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका होता है टेबुलर मेथड और दूसरा मेथड रहता है आपका एल्जेब्रिक मेथड। तो किस तरह से हम इन मेथड्स को सॉल्व करते हैं वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहला मेथड हम कंसिडर करेंगे टेबुलर मेथड। तो टेबुलर मेथड में क्या होता है कि आपकी जो गियर ट्रेन है जो हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रही है, यहाँ पे टी ए है आपका नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए एंड टी बी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी। दोनों ही गियर्स जो टीथ हैं इसके अकॉर्डिंग हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि आपका गियर ट्रेन किस तरह से रोटेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में अलग अलग मोशंस हैं, उन मोशंस को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे मोशंस को कंसिडर करते हैं तो किस तरह से हमें यहाँ पे मोशंस मिलती हैं वो टेबल बनेगी। सबसे पहले हम उनको स्टेप वाइज लिखेंगे, देन कंडीशन ऑफ मोशन है वो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट के ऊपर कितने रिवोल्यूशन वहाँ पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो एलिमेंट हमारे पास आर्म सी है, गियर ए है एंड गियर बी है। तो सबसे पहली स्टेप हम कंसिडर करते हैं कि आर्म आपकी फिक्स्ड है एंड गियर ए रोटेट्स थ्रू +1 रिवोल्यूशन एंड दैट इज 1 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन है उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज +1। तो यहाँ पे अगर आपका ये रिवोल्यूशन +1 रिवोल्यूशन किसको है, गियर 1 को। तो गियर 1 को हमने कंसिडर किया +1 रिवोल्यूशन। आर्म फिक्स्ड है तो दैट मीन्स आर्म का कोई रिवोल्यूशन नहीं होगा, तो ये 0 है। देन आपके गियर बी के लिए अगर हम कैलकुलेशन करेंगे एन ए अपॉन एन बी से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो एन बी की जो वैल्यू आएगी, एन बी की वैल्यू आ जाएगी -TA/TB। अब ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज, आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है गियर ए का, तो गियर बी का रोटेशन आपका क्लॉकवाइज रहेगा और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब हम कंसिडर करते हैं कि अब रिवोल्यूशन जो है वो कितने भी हो सकते हैं, तो दैट इज +X रिवोल्यूशन। तो +X रिवोल्यूशन से गियर ए अगर रोटेट करता है तो ये हो जाएगा आपका गियर ए के लिए +X रिवोल्यूशन। आर्म अगेन फिक्स्ड है तो 0 रिवोल्यूशन, और गियर बी के लिए क्या होगा, x से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे TA/TB को, तो ये हो जाएगा -X TA/TB। देन स्टेप नंबर 3, ऐड +Y रिवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट। सारे एलिमेंट्स में हमें +Y रिवोल्यूशंस ऐड करने, तो ये आपके अलग अलग एलिमेंट्स में +Y रिवोल्यूशंस ऐड हो गए। अब हमें टोटल मोशन अगर कैलकुलेट करनी है तो टोटल मोशन क्या होगी, आपके गियर ए की, जब आपकी आर्म फिक्स है गियर ए के अकॉर्डिंग जितनी मोशन हो रही है, और Y रिवोल्यूशन जो हमने हर एक एलिमेंट को दिए हैं वो वाले, तो हम इन दोनों ही कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो दोनों कंपोनेंट अगर ऐड होते हैं तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 0 + Y + Y, x + Y, तो यहाँ पे x + Y, -X × TA/TB + Y, तो ये हो जाएगा Y - X TA/TB। तो इस तरह से हम इस एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू अलग अलग मोशंस को कंसिडर कर सकते हैं।
अब हमें जो प्रॉब्लम होगी उसमें गिवन रहेगा कि आर्म आपकी सी फिक्स्ड है या आर्म सी रोटेट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आर्म सी की वैल्यू दी हुई है तो दैट मीन्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू गिवन वैल्यू। अगर हमें गियर ए के लिए वैल्यू दी हुई है तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू गिवन वैल्यू। तो इस तरह से हम अगर कैलकुलेट करें तो टोटल वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग गियर्स के लिए। ये हो जाएगा एन सी जो आपके आर्म की रिवोल्यूशन है, एन ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एंड एन बी वाई माइनस एक्स टी अपॉन टी बी। तो इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम यहाँ पे स्पीड रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। देन द सेकेंड मेथड इज एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में आपकी स्पीड जो है हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि आपकी रिलेटिव स्पीड है आपके आर्म में की गियर ए के थ्रू। तो वो हो जाएगा कि जैसे अगर आपका गियर ए रोटेट हो रहा है साथ में अगर आर्म भी रोटेट हो रही है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एन ए माइनस एन सी। एज इट इज अगर हम कंसिडर करें कि गियर बी की रिलेटिव आर्म के अकॉर्डिंग मोशन क्या होगा तो वो रहेगा आपका एन बी माइनस एन सी। सिंस गियर ए एंड बी आर मैचिंग डायरेक्टली तो ए और बी के लिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि ए और बी के लिए जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या रहेगी, तो ये हो जाएगा एन बी माइनस एन सी अपॉन एन ए माइनस एन सी इक्वल्स माइनस ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शन टी ए अपॉन टी बी। सिंस द आर्म सी इज फिक्स्ड तो देयरफॉर अगर आर्म सी फिक्स है वहाँ पे तो एन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये इक्वेशन सिंपली हो जाएगी आपकी एन बी अपॉन एन ए इक्वल्स माइनस टी ए अपॉन टी बी। अगर आपका गियर ए फिक्स है तो एन ए विल बी 0, तो गियर ए फिक्स है तो एन ए 0 होगी, और एन ए अगर 0 है तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी एन बी माइनस एन सी अपॉन माइनस एन सी इक्वल्स माइनस टी ए अपॉन टी बी, या एन बी अपॉन एन सी इक्वल्स टू 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी। तो इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम यहाँ पे डायरेक्टली एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे दो डिफरेंट मेथड से हमारे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का स्पीड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। इनके अकॉर्डिंग अगर हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो उसके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली दोनों मेथड से समझ सकते हैं।